हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायो के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के 2 क्लासेज में हम लोगों ने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को ख़त्म करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेल डिवीज़न की बात करेंगे, यानी कि कोशिका विभाजन की बात करेंगे और ये सेशन आपका कोशिका विभाजन का पहला क्लास होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, कोशिका विभाजन को समझने से पहले हम लोग एक पॉइंट थोड़ा सा याद कर लें जो हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत में पढ़ा था। वो पॉइंट क्या था? तो आपने देखा था कि कोशिका सिद्धांत में, सेल थ्योरी में वर्चो नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था? वर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में अपना कुछ स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को आप लोगों ने कुछ इस तरह से नोट डाउन किया था कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होती है। पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होती है। आप लोगों ने ऐसा कोशिका सिद्धांत में देखा था क्या कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। मतलब जो पहले से सेल होते हैं ना, उसी सेल से क्या होता है, नया सेल मिलता है। और इस सिद्धांत को या इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? वर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1855 में। या हम लोग इंग्लिश में इसी को कहते हैं कि ऑल द सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं या जितने भी न्यू सेल होते हैं वो सब के सब कहाँ से अराइज होते हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो कोशिका मौजूद होती है उसी से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आप सर कह रहे हैं कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का जन्म, इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका का जन्म होता है। ऑब्वियसली मेरे मित्र, कोशिका का जन्म होता है जो पहले से मौजूद कोशिका होती है उससे, और यही कोशिका के जन्म की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आप कोशिका विभाजन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि नई कोशिकाओं के जन्म की प्रक्रिया, नई कोशिकाओं के जन्म की प्रक्रिया को, नई कोशिकाओं के जन्म की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन कहा जाता है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? सेल डिवीजन कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा चीज़ था कि कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो नया कोशिका जन्म होता है तो उसकी जन्म की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका विभाजन में भी कोई पेरेंट सेल होता होगा, क्योंकि जन्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके पेरेंट की बात करेंगे और डॉटर की बात करेंगे। डॉक्टर नहीं, डॉटर की बात करेंगे, मतलब जिसको हम लोग बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? संतति बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा सर? पेरेंट सेल होगा। मतलब क्या कि पैतृक कोशिका। अच्छा, ये पैतृक कोशिका हम लोग किसको बोलते हैं? ये पैतृक कोशिका किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि सर जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, पहले से जो मौजूद सेल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग पैतृक कोशिका बोलते हैं। किसको? प्री एग्जिस्टिंग सेल को। अब इसी प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पैतृक कोशिका से जो आपका डॉटर सेल बनता है, जिसको आप क्या कहते हो? संतति कोशिका कहते हो। क्या कहते हो सर? संतति कोशिका कहते हो। तो इसी पेरेंट सेल से, मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से संतति कोशिका की बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। मतलब क्या कि आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो।
पहला डेफिनेशन दे सकते हो, नई कोशिकाओं के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से डॉटर सेल जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर कोशिका विभाजन जरूरी क्यों होता है, या कोशिका विभाजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल मिल रहा है, मतलब ये आपका ओल्ड सेल है। ये जो है आपका, हम कह रहे हैं कि आपके से जो आपके शरीर में पहले से कोशिका मौजूद होती है उसी कोशिका से नया कोशिका बनता है। तो जो पहले से कोशिका मौजूद है उसको हमने आपको क्या नाम दे दिया, ओल्ड सेल का। और जो आपको कोशिका मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, न्यू सेल मिलेगा। किस रूप में सर, तो संतति कोशिका के रूप में। तो ये जो न्यू सेल है इसका काम क्या होता है, क्योंकि बात जब हम कर रहे हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला चीज ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन का उत्पाद क्या है। तो भाई सेल डिवीजन का उत्पाद तो न्यू कोशिका है। ये न्यू कोशिका क्या करती है कि आपके शरीर के जो पुराने या मृत कोशिका होते हैं उसको प्रतिस्थापित कर देती है, मतलब उसको हटा देती है और अपना जगह ले पाती है, ताकि आपके शरीर का जो वृद्धि है उसमें कोई बाधा ना आए। साथ ही साथ शरीर के दोनों वृद्धि, लैंगिक और अलैंगिक दोनों वृद्धि के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई उत्तक आपका टूट फूट गया तो उसको पुनरुत्पादन में कौन सहायता करता है, यही जो आपका न्यू सेल, नई कोशिका होती है वो करता है। यह कोई नया अंग आना है उसमें सेल की जरूरत होती है, तो वो सेल कहाँ से मिलेगा, तो सेल डिवीजन से प्राप्त न्यू सेल से मिलेगा। मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि सर कोशिका विभाजन हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान हम लोगों को क्या मिलती है, नई कोशिका मिलती है जो हमारे पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है, हटा देती है, उसका जगह खुद ले लेती है। साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त उत्तक होते हैं उसका पुनरुत्पादन करते हैं। नवीन अंग मतलब नए अंग जो आते हैं उसके वृद्धि में सहायक होते हैं। और साथ ही साथ जनन में, रिप्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, बहुत ही सपोर्ट करता है और लैंगिक और शरीर के लैंगिक और अलैंगिक वृद्धि के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई सेल डिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका विभाजन क्या है, हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब क्या कि कोशिका विभाजन से ही हमारे शरीर में जो टूटे फूटे या पुराने या मृत कोशिका होती है वो कोशिकाएं बाहर जाती है और नई कोशिकाएं वहां पे फिर से क्या हो जाती है, आ जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये कोशिका विभाजन होता कैसे होगा, मतलब क्या कि कोशिका विभाजन के प्रकार भी हैं क्या। ऑब्वियसली मेरे मित्र, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोशिका विभाजन के प्रकार से ही पूछे जाते हैं, न कि डेफिनेशन से। ये तो बस आपको सिर्फ एक समझाने का पॉइंट था कि आप कोशिका विभाजन को समझ पाओ। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये कि कोशिका विभाजन जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन, 3 प्रकार के। तो अगर आप लिख रहे हैं तो कॉपी में स्टार मार्क देकर के लिखेंगे कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं आपको बुक में मात्र 2 ही प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, तीसरा प्रकार भी होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कौन कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो पहला होता है समसूत्री विभाजन। पहला क्या होता है, समसूत्री विभाजन। दूसरा आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है आपका असूत्री विभाजन। तीसरा क्या होता है आपका, असूत्री विभाजन। मतलब क्या कि आप कह सकते हो कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार में होता है या 3 तरह से हो सकता है। पहला, कोशिका का समसूत्री रूप से विभाजन हो सकता है। दूसरा, अर्धसूत्री रूप से विभाजन हो सकता है। और तीसरा, असूत्री रूप से विभाजन हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। इसको हम लोग मियोसिस कहते हैं और इसको हम लोग अमियोसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो आप कहेंगे कि सर ये समसूत्री विभाजन क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और असूत्री विभाजन क्या होता है। तो आइए इसका भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, असूत्री विभाजन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमियोसिस कहते हैं।
ठीक है। अभी आपने देखा कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा असूत्री विभाजन। तो आप कहेंगे समसूत्री पहले क्यों नहीं लिखे, तो उसको समझेंगे, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 1 या 2। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उस दोनों टाइप को क्लियर करेंगे। देखिए असूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइसिस बोलते हैं या अमियोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये विभाजन आपको कवक में देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा, या फिर जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, शैवाल है, उसमें देखने को मिलता है। और मैंने आपको यही डेफिनेशन भी लिखा है इसके बारे में कि असूत्री विभाजन जो है ये आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से असूत्री विभाजन किसमें होता है, तो आपका ये जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं। या आपका दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल इत्यादि में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो आप क्या कहेंगे मेरे मित्र, आप कहेंगे असूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे या तो सीधा पूछा जा सकता है या उल्टा पूछा जा सकता है। लेकिन एक अहम बात आपको याद रखना है कि असूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहलाती है, तो आप क्या कहेंगे, असूत्री विभाजन क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहलाती है। तो आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या सर, कि असूत्री विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन बोलते हैं। अच्छा, इसको प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है क्यों, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, इसमें केंद्रक क्या होता है, इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है। पहले क्या होता है सर, लंबा होता है, फिर सीधे दो भाग में क्या होता है, टूट जाता है। फिर सीधे 2 भाग में क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर, इसीलिए कहते हैं कि असूत्री विभाजन जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन होता है। मतलब इस पे केंद्रक ही विभाजित हो जाते हैं, कोशिका द्रव विभाजित नहीं होता। हम लोग जब समसूत्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि सर केंद्रक भी विभाजित होता है और कोशिका द्रव भी विभाजित होता है। लेकिन असूत्री विभाजन में क्या होता है कि केंद्रक पहले लंबा होता है और फिर सीधे 2 भाग में टूट जाता है। तो आपका जो पहले से सेल था, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसका न्यूक्लियस क्या हो गया, केंद्रक क्या हो गया कि पहले लंबा हुआ और फिर 2 भाग में टूट गया। मतलब कुछ न्यूक्लियस आपका इस कोशिका को मिला और कुछ न्यूक्लियस इस कोशिका में चला गया। मान लीजिए कि ये आपका पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल का था, तो आप देखिए कि एक कोशिका के टूटने से आपको 2 नई कोशिका मिल गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसके बारे में कि असूत्री विभाजन जो होती है ये कवक में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, शैवाल में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आदिम जो जीव हैं उनमें होता है। और असूत्री विभाजन को ही क्या बोला जाता है, आपका प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका के जो केंद्रक होते हैं वो पहले लंबा होता है और फिर सीधे 2 भाग में टूट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन बोलते हैं। तो आप पहले इसको लिख लें वीडियो को पॉज करके, फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस की। अब बात करते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पहला सवाल यहीं से पूछा जाता है कि माइटोसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ये चीज़ पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि माइटोसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो आप कहेंगे 1882 में फ्लेमिंग ने किया। किसने किया सर, 1882 में 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोसिस शब्द का पहला प्रयोग किया। डेफिनेशन पे अभी मत जाइएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस माइटोसिस का अर्थ क्या होता है। तो इस माइटोसिस का अर्थ होता है धागे के तरह निर्माण। क्या होता है, धागे के तरह निर्माण।
धागे की तरह निर्माण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड का मतलब धागा, तो थ्रेड लाइक फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर कहेंगे तो संरचना हो जाएगी, थ्रेड लाइक निर्माण। तो आपके एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन का अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, तो आप कहेंगे समसूत्री विभाजन का अर्थ होता है थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। माइटोसिस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। अब आइए अब बात करते हैं कि समसूत्री होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर समसूत्री विभाजन है। अच्छा कोशिका विभाजन समझ रहे हैं तो ये भी समझ रहे होंगे कि इसमें भी सर सेल क्या होता होगा, दो भाग में टूट जाता होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ को समझिए कि इस समसूत्री का मतलब क्या होता है, समान सूत्र वाले, समान सूत्र वाले। अच्छा देखिए तो ये बायोलॉजी में समान सूत्र से क्या आपको याद आ रहा है, गुणसूत्र याद आ रहा होगा। इस सूत्र से क्या याद आ रहा होगा सर, गुणसूत्र याद आ रहा होगा। तो समसूत्री विभाजन आपका ऐसा विभाजन होता है जिसमें जो कोशिकाएं होती है उसमें समान गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन एक ऐसी विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें जो कोशिकाएं विभाजित होती है उसमें समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं सर, समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। जब हम लोग इसको परिभाषित करते हैं तो बड़े ही आराम से कहते हैं क्या कि ऐसा विभाजन जिसमें पैतृक कोशिकाएं विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि समसूत्री विभाजन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि सर ऐसा विभाजन जिसमें पैतृक कोशिका मतलब कि पेरेंट सेल विभाजित होकर के क्या करे, दो नए डॉटर सेल का निर्माण करे और उस दोनों डॉटर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या हो वो क्या हो, समान हो, तब हम लोग इस प्रकार के कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं या माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहते हैं या क्या कहते हैं सर, माइटोसिस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आप दो नई संतति कोशिका कह रहे हैं तो इन दोनों ही न्यू डॉटर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो क्या होगी सर, समान होगी। सही मायने में अगर हम लोग कोशिका विभाजन की बात करें और उसमें भी समसूत्री विभाजन की, तो इसका जो आप कह सकते हो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है केंद्रक विभाजन से, लेकिन हम लोग व्यवहारिक रूप में क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन दोनों से जोड़ देते हैं। तो हम लोग सिंपल वे में ये भी कहते हैं सर क्या कि व्यवहारिक रूप से माइटोसिस केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर वास्तविक अर्थ की बात करा जाए तो माइटोसिस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है, केंद्रक विभाजन के लिए। किसके लिए सर, केंद्रक विभाजन के लिए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं सर, ऐसा हो नहीं पाता है। माइटोसिस का उपयोग हम लोग केंद्रक विभाजन के लिए भी करते हैं और कोशिका द्रव के विभाजन के लिए भी करते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कि निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है। आपका ऑप्शन हो सकता है कोशिका द्रव विभाजन एवं केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन, नन ऑफ दीज। तो आप क्या कहिएगा कि सर माइटोसिस का जो अर्थ होता है वो केंद्रक विभाजन से भी होता है और कोशिका द्रव के विभाजन से भी होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि आपने देखा कि असूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस थे, केंद्रक थे, वो पहले लंबा होता है और फिर सीधे दो भाग में टूट जाता है। लेकिन आपका जो समसूत्री विभाजन है, माइटोसिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहलाती है। तो आप क्या कहेंगे सर, समसूत्री कोशिका विभाजन जो है क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहलाती है। अच्छा अगर प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन पूछ देता तब क्या कहते, तो आप कहते कि सर प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन हम लोग असूत्री विभाजन को कहते हैं। तब अब आप क्या कह सकते हैं मेरे मित्र समसूत्री विभाजन के बारे में कि सर समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की वो प्रक्रिया है जिसमें एक पेरेंट सेल दो न्यू
डॉटर सेल में क्या होती है, टूट जाती है या दो न्यू डॉटर सेल को जन्म देती है। और इस दोनों ही डॉटर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो समसूत्री विभाजन होता है जिसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं, तो ये क्या होता है, आपका प्रोक्ष कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, प्रोक्ष कोशिका विभाजन। अगर प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन बोले तो आप किसका नाम लेंगे, असूत्री विभाजन का नाम लेंगे। एक सबसे अहम बात याद रखेंगे कि माइटोसिस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। माइटोसिस का अर्थ क्या होता है, तो धागे की तरह निर्माण, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि माइटोसिस जो है आपका व्यवहारिक रूप से माइटोसिस केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों के विभाजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायी होता है या इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो समसूत्री विभाजन है ना, ये सरल प्रक्रिया ना होती है असूत्री विभाजन की तरह। ये क्या होती है सर, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है सर, जटिल प्रक्रिया होती है। और इस अपनी जटिलता के चलते ही माइटोसिस जो है सर 5 चरण में क्या होती है, कंप्लीट होती है। कितने चरण में कंप्लीट होती है, 5 चरण में। तो आप एक स्टार पॉइंट दे करके आप ये भी लिख सकते हो कि माइटोसिस कितने चरण में, तो सर 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि सर समसूत्री कोशिका विभाजन जो है, समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो सर जटिल प्रक्रिया है। और आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने बोला कि माइटोसिस 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, तो वो आपका स्टेप कौन कौन सा होगा। पहला होगा विश्रामावस्था या इंटरफेज, दूसरा होगा प्रोफेज, तीसरा होगा आपका मेटाफेज, चौथा होगा आपका एनाफेज और पांचवा होगा आपका टेलोफेज। बस आपको ये 5 स्टेप याद रखने, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ देता है कि समसूत्री विभाजन का तीसरा चरण क्या कहलाता है। तो आप देखिए तीसरा चरण क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन का दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है सर, प्रोफेज कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपसे इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।